हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और मैंने कल आपको प्रेसिडेंट स्टार्ट किया था और मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया था कि प्रेसिडेंट को कितने आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। लेकिन कल की क्लास में मैंने प्रेसिडेंट के आर्टिकल को एक ओवरव्यू के थ्रू बताया था कि आप प्रेसिडेंट के आर्टिकल को याद कैसे कर सकते हो। लेकिन अब हम प्रेसिडेंट के एक एक आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे और उसी में प्रेसिडेंट का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 बात करता है राष्ट्रपति की, और जो ये कहता है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा वो देश का सबसे पहला नागरिक होगा। देश में सबसे पहले वोट डालने का अधिकार उसे होगा, और वो जो देश का राष्ट्रपति होगा वो केवल सरकार का नाममात्र और औपचारिक अध्यक्ष होगा। नाममात्र और औपचारिक अध्यक्ष का मतलब है इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। डिसीजन सारे के सारे कौन लेगा? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद लेगा। जैसे हमारे ब्रिटेन में एक राजा होता है, सारे के सारे काम वहां के प्रधानमंत्री और वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, लेकिन उस पे अंतिम स्वीकृति कौन देता है? राजा देता है। कहने का मतलब राजा ही उसको साइन करके भेजता है। तो जैसे ब्रिटेन का एक राजा है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, ऐसी हमारे देश का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राष्ट्रपति। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई क्या राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप होता है? नहीं। जब हम राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति के पास खुद की एक कुछ ऐसी पावर होती हैं जिनके कारण हमारे देश में राष्ट्रपति के पद को बनाया गया है। तो जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 केवल ये कहता है कि हमारे देश में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देश का सबसे पहला नागरिक राष्ट्रपति होगा, देश में सबसे पहले वोट डालने का अधिकार उसे होगा, और यही जो देश का राष्ट्रपति होगा ये सरकार का नाममात्र और औपचारिक अध्यक्ष होगा। फिर आर्टिकल 53 मैंने आपको कल भी बताया था, सरकार की समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब ये कार्यपालिका क्या होती है? मैंने आपको बताया था, जो जो सरकार के कानूनों को बनाती है और उन्हें लागू करवाती है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका में कानूनों को बनाने वाले लोग कौन कौन हैं उसको हम अभी जब राष्ट्रपति की पावर्स को पढ़ेंगे तब उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा कि एक्चुअल में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति को क्यों कहते हैं और क्यों कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में क्या होती हैं? निहित होती हैं। इस बात को आपको समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल आप इतनी बात याद रखिए कि आर्टिकल 53 में लिखा है राष्ट्रपति में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, जिसके अंदर सभी लोगों की नियुक्ति और कुछ ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं का जो निर्माण है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जिसे मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। फिर भाई ब्रिटेन का जो राजा है, ब्रिटेन के राजा का जो पद है वो एक अनुवांशिक पद है। ठीक, कहने का मतलब अगर ब्रिटेन का राजा मरता है तो कल को उसका बेटा अगला राजा बनेगा या उसकी बेटी क्वीन बनेगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमने हमारे देश में राष्ट्रपति के पद को इलेक्टेड बनाया है, और इसी इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हमने कहां से कॉपी किया है? यूएसए। जैसे यूएसए का राष्ट्रपति होगा ऐसी हमारे देश का राष्ट्रपति होगा। लेकिन यूएसए का राष्ट्रपति इलेक्टेड है तो हमारे देश का राष्ट्रपति भी क्या होगा? इलेक्टेड होगा। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है उसके इलेक्शन में जनता पार्टिसिपेट करती है, लेकिन हमारे देश में जो राष्ट्रपति होगा उसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी उसके इलेक्शन में। तो फिर उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? वो ही बताता है हमें आर्टिकल 54, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आपको ध्यान रखना है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हमने कहां से कॉपी किया है? यूएसए। मैं लिख देता हूं यहां पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और इलेक्टेड प्रेसिडेंट कहां से किया है कॉपी? हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, निर्वाचित राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। अब जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो हमारे देश में, भाई हमारा जो देश है वो सेंटर में राज्यों से बना हुआ है और राज्यों के बाद है यूनियन टेरिटरी। लेकिन जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में हमें दो हाउसेस पढ़ने को मिलते हैं जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और वही पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा से बनके मिलती है। ऐसे ही विधानमंडल होता है, और वही विधानमंडल कहां पे होता है? राज्यों में। और राज्यों में हमें विधानसभा और विधान परिषद पढ़ने को मिलती है। तो जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा। आपको ध्यान रखना है, लोकसभा कवर्ड अंडर आर्टिकल 81 एंड राज्यसभा कवर्ड अंडर आर्टिकल 80। ये इनके आर्टिकल हैं, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 80। और लोकसभा और राज्यसभा में जो व्यक्ति बैठते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एमपी बैठते हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो इलेक्टेड जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और एक वो जो नॉमिनेटेड होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो सदस्य बैठे हैं, एमपी जो बैठा है,
उसमें केवल और केवल कौन से मेंबर लेने हैं, हमें इलेक्टेड मेंबर लेने हैं। आपको ध्यान रखना है निर्वाचित सदस्य लेने हैं। जब भी राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आपको ये वर्ड जहन में उतार लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा नहीं, केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। ऐसे ही राज्यों में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन सभी राज्यों के अंदर विधानसभा तो है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी राज्यों के अंदर नहीं है। केवल भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एमएलसी, एमएलसी कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। केवल इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट, राज्यों के निर्वाचित विधायक जो हैं वो ही केवल पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अगर कल को सभी राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, और हमारे देश में जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, अब तो 3 यूनियन टेरिटरी हो चुकी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब हमने ऐड किया है तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी विधानसभा है, लेकिन फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसीलिए वहां पे अभी निर्वाचन नहीं करवाए गए हैं। तो आपको फिलहाल याद रखना है कि एक संविधान संशोधन किया गया जिसे कहा गया 70वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए भी पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो कितने लोग हो गए, 3 लोग, एक तो लोकसभा के एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी, और वो भी कौन से, इलेक्टेड, राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए, और जो दिल्ली और पुडुचेरी है उसके इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। आपको यहां पर नोट बना के ध्यान रखना है, नोमिनेटेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य, और एमएलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना तो नॉमिनेटेड मेंबर, ना ही एमएलसी मेंबर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। नेक्स्ट, आर्टिकल 55 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। भाई हमें ये तो पता लग गया कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, लेकिन यही जो निर्वाचित राष्ट्रपति है इसको चुना कैसे जाएगा वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल प्रोसेस है, ठीक, वो अभी बोर्ड पे जगह नहीं है इसीलिए, नहीं तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे आर्टिकल 55, और इस इलेक्शन प्रोसेस को हमने कहां से कॉपी किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 56, जो ये कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेगा उस दिन से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा। अगर राष्ट्रपति की डेथ नहीं होती है, राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट से नहीं हटाया जाता है, या फिर राष्ट्रपति खुद रिजाइन नहीं करता है, तो राष्ट्रपति अपने पद पर कितने वर्षों के लिए बना रहेगा, 5 वर्षों के लिए बना रहेगा। ठीक, यही लिखा है आर्टिकल 56 में जो बात करता है राष्ट्रपति के कार्यकाल की। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 57 की, जो ये कहता है क्या राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, री इलेक्शन हो सकता है। यस, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, उनको 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया, 52 से 56 और 56 से 62। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनकर रहे हैं। तो ये प्रोसीजर लिखा है आर्टिकल 57 में। और फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58 की, जो बात करता है क्वालिफिकेशन, यानी कि वो कौन सा व्यक्ति होगा जो भारत का राष्ट्रपति होगा। बहुत आसान है, हम भारत का राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बनाएंगे जो भारत का क्या होगा, नागरिक होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसकी एज कितने साल कंप्लीट होनी चाहिए, 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और जब भी राष्ट्रपति का नाम आता है तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य ना हो। अगर किसी कंडीशन में वो लोकसभा का सदस्य है तो आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट उसे लोकसभा की सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। कहने का मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसी व्यक्ति को हम क्या बनाएंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक, उसी व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बनाएंगे। तो आज मैंने आर्टिकल 52 जिसमें लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, आर्टिकल 54 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, आर्टिकल 55 जो कैसा प्रोसेस होगा प्रेसिडेंट के निर्वाचन का उसकी बात करता है, आर्टिकल 56 कार्यकाल 5 साल होगा, आर्टिकल 57 जो पुनः निर्वाचन की बात करता है, और आर्टिकल 58 जो योग्यता की बात करता है
कि वो कौन सा व्यक्ति होगा जो भारत का राष्ट्रपति होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं ये दोनों पॉइंट, जिसमें एज और लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ठीक है, तो अगर आपको मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको कम समय में पूरी की पूरी नॉलेज दी जाए, आपको प्रिसाइज वे में पॉलिटी पढ़ाई जाए, ताकि आपको एक सस्ती और अच्छी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन ऑनलाइन के माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट्स को दे सकता हूं। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।